अलायना से मिलने की खबर मिलने के बाद अभिनव का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था, वह अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को न सिर्फ अलायना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वह अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे बड़ा डायमंड खरीदना चाहता था। वह उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वह सीधा उस होटल में पहुंच गया जहां से अकरम का आदमी उसे लेने वाला था। उसने इस बीच अपने लिए एक महंगा सा सूट खरीदा और साथ ही वह मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वह अकरम के आदमियों के आने का इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया और उसने पूछा, सब ठीक है ना? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और यह संग्राम। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है। हम आपको नीलामी के लिए ले जाने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, एक मिनट रुको। इतना कहते ही वह शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वह नहीं चाहता था कि अलायना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब हो जाए। फिर उसने एक महंगा सा परफ्यूम लगाया जिससे सारा कमरा महक उठा और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर आ गया। अभिनव संग्राम और कैलाश के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया था। कैलाश गाड़ी में अभी बैठा था और संग्राम अभिनव को लेकर नीलामी वाले हॉल में दाखिल हो गया था। अभिनव और संग्राम अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उस हॉल में उन दोनों के अलावा तकरीबन 20 और लोग मौजूद थे। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी थी। 5 करोड़ और यह बोली जाती है, नीलामी लगाने वाले आदमी ने कहा। लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वह बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलायना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलायना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलायना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वह तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में, और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। अभिनव उस लड़की के कपड़ों को देखते ही समझ गया था कि वह बहुत अमीर है। भले ही वह अलायना का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह काफी खूबसूरत थी। उसके एक पैर पर दूसरा पैर डालकर बैठने का अंदाज ही उसके बारे में बहुत कुछ कह रहा था। और हमारा अगला आइटम है कारपेट, और इस कारपेट की बोली शुरू होती है 3 करोड़ से। इतने में बोली लगाने वाले आदमी ने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इसे मैं लूंगा। इतने में अभिनव को अपने पीछे बैठे एक आदमी की आवाज आई। तभी बोली लगवाने वाले ने फिर से कहा, क्या कोई इस आइटम पर बोली लगाना चाहता है? उसकी बात का जब किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया तो उसने कारपेट अभिनव के पीछे वाले आदमी को बेच दिया। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है यह नया खूबसूरत जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें 20 कीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़! अचानक से अलायना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलायना को देखा और बोला, मिस अलायना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? इसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग अलायना से डरते थे। अलायना अगर किसी चीज पर अपना हाथ रख देती थी तो उसके बाद कोई उस चीज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक बार दिग्पाल ने जरूर ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और तब से अलायना दिग्पाल की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है।
11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। यह सुनते ही अलायना पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव भी पहली बार अलायना के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। अभिनव तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अलायना तीखी नजरों से उसे देख रही थी। उसे देखते ही अभिनव समझ गया था कि उसने अलायना को नाराज कर दिया है, लेकिन अभिनव चाहता ही यही था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका इस नीलामी में आने का कोई फायदा नहीं था। बलराज ने अलायना के मामले में अभिनव को जो कुछ करने से मना किया था, अभिनव आज अलायना के सामने वही सब करने वाला था। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़, 15 करोड़। अलायना ने तुरंत ही जवाब दिया। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। अभिनव की यह बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा, यह क्या पागलपन है। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, अलायना पहले से काफी नाराज हो चुकी है, आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अभिनव ने शांति से कहा। अलायना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। और इतना कहते ही वह पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, इडियट। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, मिस अलायना, 20 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए नहीं। अभिनव के मुंह से यह बात सुनकर अलायना हैरान रह गई। इसके पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। यह सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यह हार तो अभिनव ही लेकर जाएगा। जैसे ही यह बात अलायना के कानों में पड़ी तो वह अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। उसकी नफरत का कारण ही यही था कि सच में अलायना के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इस हार को खरीद सके। हालांकि वह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे खरीद सकती थी, लेकिन वह इतनी बेवकूफ नहीं थी। ऐसे में हार अभिनव के खाते में आया और साथ में आई अलायना की नफरत। इसके बाद नीलामी आगे बढ़ी और कुछ देर बाद खत्म हो गया। लगभग सभी लोग निकल चुके थे, लेकिन अभिनव अलायना के साथ वहीं रुक गया था। अभिनव को यह तो नहीं पता था कि इस वक्त अलायना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके रुकने के पीछे की वजह थी कि वह अलायना से बात करना चाहता था। अभिनव ने संग्राम को पलटकर देखा और कहा, तुम अकरम को इस हार के लिए पे करने को बोल सकते हो। उसे कहना कि मेरे हिस्से में से पेमेंट करे, मैं अभी पैसे लेकर आया नहीं हूँ। संग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर। और वह अभिनव को अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चला गया। इधर अभिनव की नजर अलायना पर पड़ी। वह अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने कहा, मिस अलायना। और वह अलायना के पास चला गया। अलायना पलटी तो अभिनव ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। इतना कहकर अभिनव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अलायना उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देख रही थी। आखिर में उसने कहा, किस खुशी में तुमसे बात करूं, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है मिस्टर अभिनव। उसका गुस्सा उसकी आंखों और उसकी जुबान पर साफ नजर आ रहा था। यह सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे अलायना के पास जाने लगा। अब दोनों के बीच कुछ ही इंच की दूरी बाकी रह गई थी। अभिनव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जब आप ऐसे गुस्सा करती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो। उसकी आवाज में तंज था। अभिनव वह सब करता जा रहा था जिसे करने के लिए बलराज ने उसे मना किया था। अलायना ने एक पल के लिए उसे देखा और आखिर में हल्की सी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा लगता है। अभिनव भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको फिर से चिढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि चिढ़ाने के बाद आपके चेहरे की खूबसूरती और ऊपर चढ़ जाती है। यह सुनते ही अलायना भी एक कदम अभिनव की तरफ बढ़ गई।
अब दोनों काफी करीब आ गए थे। उसने अभिनव से कहा, तुम यहाँ नए हो, यहाँ के रूल्स नहीं पता। अभिनव ने धीरे से अपना सर ना में हिला दिया और बोला, सुंदर लड़कियों के मामले में दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता है। वैसे मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। इतना कहते ही अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलायना ने कुछ देर तक अभिनव के हाथ को देखा और फिर इग्नोर कर दिया। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और अचानक से कुछ आदमी भागते हुए अंदर आए और अलायना के पास आकर खड़े हो गए। एनी प्रॉब्लम मैडम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अभिनव ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अलायना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अलायना ना चाहते हुए भी अभिनव से गले लग चुकी थी। अभिनव ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मुझे लगता था कि इन कबूतरों में कम से कम तुम्हारे पास तो बात जैसी नजर होगी नंदिता। मैं तुम्हारा बॉस हूँ टाइगर। यह सुनते ही अलायना एक पल के लिए जम गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभिनव, तुम तुम टाइगर हो? अलायना ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया था। गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अलायना का असली नाम नंदिता है। अभिनव ने फिर से उसे अपने पास खींचा और बोला, जोर से मत बोलो, मैं अंडर कवर हूँ। यह तुम क्या कर रहे हो? मैडम को छुड़वाओ और पकड़ो इस आदमी को। इतने में अलायना को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी ने बाकी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग अभिनव को पकड़ने के लिए आगे आते, अलायना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सभी लोगों के पैर एक साथ जम गए थे। तभी अलायना ने अभिनव को देखा और बोली, अभिनव गढ़वाल, सच में तुम्हारा नाम अभिनव गढ़वाल है? उसने तो मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूँ, अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही अलायना ने अपना मुक्का कसा और सीधा अभिनव की छाती पर दे मारा। इससे पहले कि अभिनव इस मुक्के के पीछे का कारण पूछ पाता, अलायना ने कहा, यह मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिनव को दर्द भी हो रहा था लेकिन वह मुस्कुरा भी रहा था। अभिनव को याद आ गया था कि उसके पापा के एक्सीडेंट हो जाने से पहले वह अलायना से कई बार मिल चुका था। उसका असली नाम अलायना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वह छोटे थे, नंदिता तभी से बहुत बहादुर थी। किसी के बगीचे में घुसकर आम तोड़ना हो या गली में घुसे किसी आवारा कुत्ते को भगाना हो, नंदिता इन सारे कामों में एक्सपर्ट थी। जहां इन चीजों को करने से पहले अच्छे अच्छे लड़कों के हाथ पैर कांप जाते थे, वहीं नंदिता ऐसे काम चुटकियों में निपटा देती थी। वह और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह बचपन से ही काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वह अधिकार था कि वह अलायना से मजाक कर सके। जब अलायना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलायना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत हो तो मुझे फोन करके दिखाना, और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। जब अलायना हॉल से निकली तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, यह रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है। यह सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का करने क्या वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वह अलायना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वह बाहर आया
तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी, जो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसी लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए, तो संग्राम ने उसे पूछा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देते हुए बोला, यह हार मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम के यहाँ खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो वह खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव। यह नाम सुनते ही अनन्या की भौहें चढ़ गई और अगले ही पल वह हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वह अनन्या के पास आया, तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए अनन्या को देखा। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखाई दी तो मैंने सोचा, चलो अब मैं फ्री में घर भी पहुंच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत, अनन्या ने कहा और वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही है यार, वह तेरा पति है। नहीं, वह मेरा पति नहीं है, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वह गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगी, तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। चाहत के मुंह से यह जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलटकर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्यों इसकी चिंता हो रही है? यह कोई बच्चा नहीं है, कैब लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वह कैब नहीं लेना चाहता है। मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर तू इसे लेकर नहीं गई, तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर, चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। जिस तरह से चाहत अभिनव का सपोर्ट कर रही थी, अनन्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि चाहत जो कह रही है उसे लेकर वह सीरियस है, लेकिन वह अभिनव और चाहत को किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में अनन्या ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की यह बात सुनकर अनन्या को और भी उस पर गुस्सा आ गया था। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने यह कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत यह सुनकर हंसी और बोली, देखो मैंने कहा था ना, बंदा डाउन टू अर्थ है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी तो चीप बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनन्या ने कहा। यह सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, यह तो एके ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एके, तुमने एके का सूट पहना हुआ है? मुझे तो लग रहा था कि यह मेरा दिया हुआ सूट है। तो इतना महंगा सूट कहाँ से ले आए? वह अकरम ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था, तो मैंने सोचा कि उससे मैं अपने लिए एक सूट तो खरीद ही सकता हूँ। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वह क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है, तो वह मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने सूट खरीद लिया ताकि मैं तुम्हारे साथ कहीं आऊं जाऊं
तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। अभिनव अनन्या को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या उसकी बातों को कितना ध्यान से सुन रही थी यह तो पता नहीं, लेकिन चाहत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अनन्या को छेड़ने के लिए कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं है अभिनव, तुम बिना सूट के भी हैंडसम लगते हो, जस्ट लाइक अ हॉट केक। इतना कहकर चाहत अनन्या को तिरछी निगाहों से देखने लगी। अनन्या ने गाड़ी चालू की और आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि चाहत की कही बात पर था। अभिनव के लिए चाहत के मुंह से तारीफ सुनकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहत अभिनव को हैंडसम कह रही थी। चाहत उसकी बाकी दोस्तों की तरह नहीं थी, वह बहुत समझदार थी। अपने लिए कुछ पसंद करती थी तो वह बहुत ही सोच समझकर कुछ पसंद करती थी। वह बहुत चूजी थी, तो फिर उसने अभिनव को कैसे हैंडसम कह दिया, यह सवाल अनन्या के दिमाग में घूमता जा रहा था। सामने देखा जब अनन्या इन सवालों में उलझी हुई थी, ठीक तभी चाहत जोर से चिल्लाई और अचानक से अनन्या का ध्यान सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वह गाड़ी चलाते हुए गलत डायरेक्शन में आ गई थी और उसके ठीक सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। यह देख अभिनव और चाहत के होश उड़ गए थे। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे सामने से आ रही गाड़ी से टकराने से बचा लिया। उधर सामने वाली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुकी और उसमें से कुछ आदमी नीचे उतरकर अनन्या की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। अनन्या ने शीशा नीचे किया और गुस्से में बोली, क्या है, क्यों मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो। इससे पहले कि अनन्या के सामने खड़े आदमियों में से कोई जवाब देता, पीछे से चाहत ने कहा, उस लड़के का नाम ईशान है, यह लोग दिखपाल के आदमी है, तो यह लोग मुझसे क्या चाहते हैं। अनन्या ने गुस्से में पूछा। अभिनव इस सब के बीच बस चाहत को देख रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि चाहत ईशान नाम के इस लड़के को कैसे जानती है। अभिनव को यह तो समझ आ गया था कि दिखपाल एक बड़ा आदमी है और उसे हर कोई जानता है, लेकिन उसके आदमी का नाम चाहत जैसी लड़की को पता होना, यह अभिनव को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इतने में चाहत गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, क्या चाहिए। इतने में अभिनव भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उन लड़कों को देखने लगा। उन लोगों की फौज इतनी भी नहीं थी कि अभिनव अकेला उनसे ना निपट सके। जब उसमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो चाहत ने फिर से कहा, कोई कुछ बोलेगा। इतने में उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, प्रिंस मर चुका है और मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या, यह क्या कह रहे हो, प्रिंस मर गया। मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, चाहत ने कहा। उसके जवाब में ईशान बोला, उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा और वैसे भी जिसने उसे मारा है वह यही हमारे सामने है। इतना कहते ही ईशान अभिनव की तरफ देखने लगा था। वह जिस तरह से अभिनव को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह अभिनव को जानता है। देखो, मैं ना तो तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे किसी प्रिंस को, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। अनन्या गुस्से में बीच में आकर बोली। यह सुनते ही ईशांत को हंसी आ गई। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुझे घर जाना है, वह भी मेरे बिना। देख क्या रहे हो, उठा लो इसे। ईशांत की बात सुनते ही उसके कुछ आदमी अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वह अनन्या के पास आते, अभिनव ने कहा, अगर तुम में से एक भी आदमी आगे आया तो वापस पीछे जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनकर ईशांत को और जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, पहले तो मुझे कम गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की को यहाँ लेकर आओ, अभी के अभी। ईशांत के आदमी फिर से अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे। अनन्या को घबराहट हो रही थी। उसे लग नहीं रहा था कि अभिनव इन लड़कों से उसे बचा पाएगा, लेकिन जैसे ही एक आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इतने में अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से दबा दिया। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था।
और वह बुरी तरह से चिल्ला उठा। अभिनव उसे चिल्लाते हुए देख मुस्कुराया और उसके दाएं तरफ से आ रहे एक आदमी के पेट में लात मार दी। इसके बाद उसने दो और लोगों के सीने में मुक्का मार दिए। एक आदमी ने जब अभिनव की कमर को पकड़ने की कोशिश की तो अभिनव ने अपनी कोहनी से उसका सर फोड़ दिया। एक के बाद एक ईशांत के सारे आदमी नीचे गिरते जा रहे थे। बचे हुए कुछ आदमी भी अभिनव पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहे थे कि इतने में कहीं दूर से पुलिस का सायरन बजने की आवाज आने शुरू हो गई। जैसे ही ईशांत ने यह आवाज सुनी तो वह चिल्लाया, सुनो, पुलिस आ गई, भागो। उसकी बात सुनते ही एक के बाद एक गिरते पड़ते सभी लोग ईशांत की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेजी से वहां से रवाना हो गई। अभिनव उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में उस आदमी ने अभिनव को सर पर एक मुक्का मार दिया। अभिनव अनन्या की गाड़ी से जा टकराया, उसके सर में चोट लग गई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। एक हवलदार ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? वह मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी, अभिनव ने खड़े होकर कहा और अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव को चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वह बेहोश हो गई है, चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम पुलिस वालों के साथ घर जाओ, मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वह सब कुछ बता दिया था जो अभी हुआ था। कुछ देर बाद अभिनव अनन्या को लेकर अस्पताल पहुंच चुका था। उसने उसे भर्ती करवा दिया था। इस बीच पुलिस भी अनन्या से मिलने और उसका बयान लेने के लिए वहां पहुंच गई थी। अभिनव अनन्या के प्राइवेट रूम के बाहर बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन यह चिंता उसे अनन्या की नहीं बल्कि अपनी थी। उसने उन लोगों को जिस तरह मारा था, उससे अनन्या को अभिनव पर शक हो सकता था। ऐसे में वह भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से अनन्या ने वह सब ना देखा हो जो अभिनव ने उन लड़कों के साथ किया था। जब अनन्या को होश आया तो डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वह अभिनव को अंदर बुला ले, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया था। वह अभिनव से नहीं मिलना चाहती थी। इस बीच शर्मिला और राजीव भी अस्पताल पहुंच चुके थे। जब वह दोनों अनन्या से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे, तब अभिनव भी उनके पीछे अंदर चला गया था। जब वह तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि अब तो मैं गई। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मुझे किडनैप करके ही रख रहेंगे, लेकिन वह तो अच्छा हुआ कि चाहत वहां थी। जैसे ही एक आदमी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इतने में चाहत ने उस आदमी के पेट में लात मार दी। अनन्या के चेहरे पर अभी भी उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वह उन किडनैपर के बीच में गिरी हुई हो। अभिनव दूर दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब अनन्या ने उसकी जगह चाहत का नाम लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। वह समझ गया था कि अनन्या उस घमासान लड़ाई को देखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। वह घबराहट में यह भी भूल गई थी कि उन लोगों को चाहत ने मारा था या अभिनव ने। अनन्या ने आगे कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों ने हमें क्यों रोका। वह कह रहे थे कि कोई प्रिंस नाम का आदमी मर गया है, लेकिन मैं सच में किसी प्रिंस को नहीं जानती हूँ। वह कह रहे थे वह प्रिंस की मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लेंगे। अभिनव अब तक समझ चुका था कि प्रिंस कौन है। यह वही आदमी था जो उस दिन जॉनी को मार रहा था। अभिनव ने जॉनी को बचाने के लिए प्रिंस को बुरी तरह मारा था,
लेकिन तब उसे लगा नहीं था कि प्रिंस मर जाएगा। अभिनव यह भी समझ गया था कि ईशांत अभिनव का चेहरा पहचान गया था और इसीलिए उसने अनन्या की गाड़ी रुकवाई थी। इधर अभिनव के दिमाग में यह सारी चीजें चल रही थी और उधर अनन्या भी बोलती चली जा रही थी। ऐसे में अचानक शर्मिला को क्या सूझा, उसने अनन्या की बात को बीच में काटते हुए कहा, एक सेकंड, तुम कह रही हो जब ईशान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तब अभिनव तुम्हारे साथ था, वह क्या कर रहा था? यह सवाल सुन अनन्या ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और अभिनव को देखने लगी। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिर में अनन्या ने कहा, यह कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पुलिस ने बताया कि जब हमारे साथ यह सब हो रहा था तब यह गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। यह सुनते ही अभिनव का मुंह खुला का खुला रह गया था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा, मुझे पता था मुझे कि यह निकम्मा ऐसे टाइम पर कुछ नहीं करेगा। ना सिर्फ यह फटीचर है बल्कि फट्टू भी है। शर्मिला शांत हो जाओ, राजीव ने बीच में कहा। ऐसे में शर्मिला उसे भी चुप करवाते हुए बोली, नहीं राजीव, तुम ज्यादा उसका पक्ष मत लो। यह लड़का एक नंबर का बेवकूफ है। एक तो मेरी बेटी को ऐसी मुसीबत में डाल दिया और उसके बाद उसे अकेला छोड़कर गाड़ी के पीछे छुप गया। राजीव ने शर्मिला को समझाते हुए कहा, एक मिनट, जितना मैंने अनन्या की बातों को सुना है उसने तो ईशांत का नाम लेकर ऐसा नहीं कहा कि यह सारी मुसीबत अभिनव ने खड़ी की थी। जो कुछ भी किया वह ईशांत ने खुद ही तो किया था। हाँ, लेकिन किसे पता सच क्या है? वैसे भी है तो यह उल्लू ही, आए दिन इधर उधर लोगों से लड़ाई करता फिरता है। हो सकता है किसी ने कुछ कांड किया होगा। जब जरूरत थी तब तो हाथ पैर चलाए नहीं। मेरा तो ना इस लड़के पर से विश्वास ही उतर गया है। समझ नहीं आता कोई दादा अपनी पोती के लिए इतना वाहियात आदमी कैसे चुन सकता है? शर्मिला ने चिढ़ते हुए कहा। अभिनव उन दोनों की बहस को बहुत बस सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर उसे मौका मिलता भी तो वह कुछ नहीं कहना चाहता था। वह अनन्या के प्राइवेट रूम से बाहर निकला और फिर से कॉरिडोर में आ गया। जैसे ही वह कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि सामने से चाहत भी चली आ रही थी। जैसे ही उसने अभिनव को देखा तो बोली, अनन्या को होश आ गया क्या? अभिनव ने हाँ में सर हिला दिया। अभिनव का बुझा हुआ चेहरा देख चाहत की इच्छा हुई कि वह पहले अभिनव का हाल पूछे, लेकिन उसने अपने ख्याल को जाने दिया और खुद अनन्या के प्राइवेट रूम में चली गई। वह कुछ देर तक अंदर रही और उसके बाद बाहर आ गई। इधर अभिनव भी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अभिनव से कहा, चिंता करने जैसा कुछ नहीं है, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था। आप चाहे तो शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अभिनव ने कहा और फिर से कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। चाहत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, तुम ठीक हो? अभिनव ने बिना चाहत को देखे बस हाँ में सर हिला दिया और बोला, अनन्या कैसी है? डॉक्टर कह रही थी कि हम उसे आज शाम को घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता वह शाम तक रुकने वाली है। वह अभी के अभी घर जाना चाहती है। अभिनव ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। उसे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आखिर में चाहत ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने अनन्या को उस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? यह सुनते ही अभिनव को झटका लगा। उसने चाहत को देखा और बोला, किस बारे में? यही कि तुमने उसकी जान बचाने के लिए इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ गए। यह सुनते ही अभिनव की सांस एक पल के लिए मानो अटक गई। भले ही अनन्या अभिनव को लड़ते हुए नहीं देख पाई थी, लेकिन चाहत ने तो उसके एक एक बार को देखा था। अभिनव की हैरानी को शांत करने के लिए चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़ा खतरनाक लड़ते हो यार। खैर ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार तुम्हें यह सब करते हुए देख रही थी, लेकिन कल वाली फाइट तो लाजवाब थी। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने अनन्या को यह सब बताया क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अभिनव ने हताश भरे स्वर में कहा। इस पर चाहत ने कहा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा?
बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम उसके माँ बाप तुम्हें एक बेकार आदमी की तरह तुम देखना बंद कर ही देंगे। यह सुनकर अभिनव ने एक सेकंड के लिए चाहत को देखा। चाहत को कुछ चीजों जानने का बड़ा शौक था और उसे जितना जानना चाहिए था वह उससे ज्यादा जानती थी। अगर वह ईशांत जैसे आदमी को जानती थी तो उसके लिए यह पता लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि टाइगर कौन है। अभिनव ने आगे कहा, मैं वैसे भी बेकार ही तो हूँ। मेरा और अरण्या का कोई मैच नहीं है। हम दोनों का एक भी गुण तो नहीं मिलता। यह तो किस्मत खराब थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। हालांकि मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जिंदगी शांति से चलती रहे। यह सुनते ही चाहत ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, अभिनव, ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अभिनव ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और बोला, अगर तुम्हें यह डाउट हो रहा है कि मैं फाइट करना कहाँ से सीखा, तो मैं बता देता हूँ। मैं सड़कों पर, गलियों में, गंदे स्कूल में, मैदान में और यहाँ तक कि कॉलेज में भी बहुत लड़ा हूँ। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। लड़ना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। और सच बताऊं तो मुझे लड़ने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। इतना कहते ही अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अगर इस वक्त चाहत उसकी आंखों में देखती तो वह समझ जाती कि अभिनव झूठ बोल रहा है। चाहत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, चलने का समय हो गया है। फिर कभी मिलेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। इतना कहते ही चाहत अपनी जगह से उठी, अभिनव को देख मुस्कुराई और आखिर में हॉस्पिटल से निकल गई। अभिनव उसे जाते हुए देखकर यह सोच रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में जानने के लिए इतनी बेताब क्यों है। क्या बात है मिस्टर बेकार, अब आप बेंच तोड़ रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आप निकल गए होंगे। अभिनव को पीछे से किचरी की आवाज आई। अभिनव आवाज सुनते ही समझ गया था कि यह शर्मिला की आवाज है। वह खड़ा हुआ और पलटा तो पाया कि शर्मिला और राजीव अनन्या के कमरे से बाहर आ रहे थे। राजीव नजर नहीं आ रहा था। अभिनव ने अनुमान लगा लिया था कि वह डॉक्टर से मिलने गया होगा। हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी अपने हिसाब से पहुंच जाना, शर्मिला ने कहा और अनन्या की तरफ देखने लगी। अनन्या भी गुस्से में अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। आखिर में शर्मिला ने कहा, चलो। अभिनव अब उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। उनके लिफ्ट में घुसते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। अभिनव इतना तो समझ गया था कि इन जैसे लोगों की नजर में आने के लिए उसे अपने खून की आखिरी बूंद भी खर्च करनी पड़ सकती है। तभी राजीव उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और शर्मिला और अनन्या कहाँ हैं? वह दोनों निकल गए हैं। राजीव ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों के बीच क्या हुआ होगा राजीव यह पहले ही समझ चुका था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह अनन्या की गाड़ी की चाबी है, तुम उसे लेकर घर आ सकते हो। और इतना कहकर राजीव भी वहां से बाहर निकल गया। अभिनव देख पा रहा था कि उन तीनों में अगर कोई अभिनव का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था तो वह राजीव था। अभिनव नीचे आया और अनन्या की गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वह इन सब चक्करों में नंदिता को फोन करना तो भूल ही गया। एक बार घर जाने के बाद शायद वह नंदिता को फोन नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और नंदिता को फोन मिला दिया। पहले घंटी बजते ही नंदिता ने फोन उठाया और बोली, अगर तुमने फोन करने में 1 मिनट की और देर की होती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। हा हा हा, नाम बताने से पहले ही पहचान गई किसका फोन है? हाँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना कोई मुझे फोन कर ले। यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, टाइगर। सही बात है। वैसे कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अविना प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ, उधर से अलायना ने कहा।
अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों? तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है। नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूँ। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो, अलायना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया और यह तो अभिनव भी मानता था कि दुनिया काफी बदल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतने बड़े माफिया हैं और एक दिन वह खुद भी इतना बड़ा माफिया बन जाएगा। कभी कभी तो उसे बीते कुछ दिन किसी सपने की तरह लगते थे। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ, अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलायना उसे सीधा अपने घर बुला रही थी। दोस्तों, क्या अभिनव अलायना से मिलने उसके घर जाएगा या वह अलायना को अपनी शादी के बारे में बता देगा? आखिर क्या है अभिनव की जिंदगी से जुड़े हुए वह राज? दोस्तों, आपको क्या लगता है? चाहत क्यों जानना चाहती है आखिर अभिनव का सच? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइगर की जिंदगी से जुड़े हुए राज जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।